नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले आपको बता दूं कि आज कौन कौन सा चैप्टर खोल रहा हूं। प्रधानमंत्री मोदी का फाइनल प्लान, हाफिज सईद, मुनीर, मसूद अजहर कहीं भी छिपे हों, भारत पूरे पाकिस्तान में खोज कर ठोकेगा। भारत से पिटे मुनीर का प्रमोशन, पाकिस्तान में फिर तख्ता पलट होने वाला है क्या? बीजेपी कांग्रेस का पोस्टर वॉर, राहुल गांधी मुनीर की फोटो पर कैसे गजब का बवाल मच गया, आज आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा सीक्रेट डायरी, व्हाट्सएप चैट और छुपी स्टोरेज, ज्योति के जासूसी कांड पर क्या बड़ा खुलासा हो गया है। ज्योति मल्होत्रा, गजाला और पाकिस्तानी एजेंट दानिश, भारत में जासूसी कांड की इनसाइड स्टोरी क्या है, आज उसकी डिटेल आपको बताऊंगा। ज्योति मल्होत्रा के वो वीडियो जो बता रहे हैं कि भारत में कहां कहां अटैक की तैयारी में था क्या पाकिस्तान, आज उस पर भी बात होगी। नैरेटिव वॉर में मोदी का सबसे घातक हथियार असदुद्दीन ओवैसी, पाकिस्तान में कैसे धूम धड़ाका कर दिया आपको दिखाऊंगा। ओवैसी के वो धमाके जिन्होंने शहबाज से लेकर बिलावल तक को हिलाकर रख दिया, आज उसका चैप्टर भी खोलूंगा। लेकिन पहले जल्दी से दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ बिल पर कल फिर सुनवाई होगी। कल केंद्र सरकार अपना पक्ष रखेगी। आज वक्फ बिल पर 3 घंटे तक सुनवाई हुई, जिसमें वक्फ बिल के विरोध में दलीलें रखी गई। इसी बीच चीफ जस्टिस ने इस बिल पर अहम टिप्पणी कर दी। चीफ जस्टिस ने कहा कि संसद से पारित कानूनों में संवैधानिकता की धारणा होती है। कोई कानून संवैधानिक नहीं है इसका जब तक कोई ठोस मामला सामने नहीं आता। अदालतें इसमें दखल नहीं दे सकती भाई। दिल्ली की बीजेपी सरकार ने विधायकों को मिलने वाले लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड में भारी कटौती कर दी। दिल्ली में विधायकों का डेवलपमेंट फंड 15 करोड़ रुपए से घटाकर 5 करोड़ रुपए कर दिया गया। यह फैसला 2 मई को हुई सीएम रेखा गुप्ता की कैबिनेट बैठक में लिया गया। पिछले साल अक्टूबर में आम आदमी पार्टी की तत्कालीन सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले विधायकों को मिलने वाले फंड को 10 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 15 करोड़ रुपए कर दिया था। अहमदाबाद में आज अवैध बांग्लादेशियों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन का दूसरा राउंड शुरू हुआ। 3000 पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में 8000 से ज्यादा अवैध निर्माण ध्वस्त करने का टारगेट रखा गया है। अहमदाबाद नगर निगम की 50 टीमों ने पुलिस के साथ एक्शन शुरू किया, जिसके तहत करीब 60 एकड़ का इलाका खाली कराया जा रहा है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आदि कैलाश रूट पर लैंडस्लाइड की वजह से सैकड़ों श्रद्धालु फंस गए। बीआरओ की टीम लैंडस्लाइड की वजह से सड़क पर आए मलबे और बड़े बड़े पत्थरों को हटाने में जुटी। लैंडस्लाइड की वजह से आदि कैलाश यात्रा पूरी तरह रुक गई है। सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार खड़ी नजर आ रही है। हांगकांग और सिंगापुर के बाद अब भारत में भी कोरोना वायरस की वापसी हो गई है। मुंबई के केम अस्पताल में 2 कोविड पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई। अभी भारत में सक्रिय कोविड मामलों की संख्या 257 है। सबसे ज्यादा केस केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु से सामने आए। हालांकि भारत सरकार का कहना है कि फिलहाल भारत में स्थिति नियंत्रण में। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास, प्रधानमंत्री मोदी का फाइनल प्लान, हाफिज सईद, मुनीर, मसूद अजहर कहीं भी छिपे हों, भारत पूरे पाकिस्तान में ठोक कर रहेगा। भारत से पिटे मुनीर का प्रमोशन हो गया। पाकिस्तान में फिर तख्ता पलट होने वाला है क्या? शहबाज शरीफ की कुर्सी खतरे में है क्या? और बीजेपी कांग्रेस का पोस्टर वॉर, राहुल गांधी मुनीर की फोटो पर कैसे बवाल मच गया, आज आपको दिखाऊंगा पहले चैप्टर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। यहां राहुल गांधी एंड कंपनी ने पीएम मोदी के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। मोदी पाकिस्तान को निपटाने में बिजी हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस पीएम मोदी को निपटाने के असफल प्रयास कर रहे हैं। मतलब जैसे पड़ोस में पाकिस्तान जैसा कोई नहीं, वैसे ही देश के अंदर कांग्रेस जैसा कोई नहीं भाई। हालांकि इससे पीएम मोदी की सोच और विजन पर कोई फर्क पड़ता तो दिख नहीं रहा। भारत ने पाकिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया को 2 चीजें क्लियर कट कर दी हैं, कह दी हैं। पहली यह कि पाकिस्तान से आतंकवाद और पीओके पर ही बात होगी। आतंकवाद पर बात होगी तो जैसे अमेरिका ने आतंकी तहव्वुर राणा को सौंपा, वैसे ही पाकिस्तान को हाफिज सईद, मसूद अजहर जैसे आतंकी सौंपने पड़ेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान से सिर्फ पीओके लौटाने पर बात होगी। और पीएम मोदी इसी 2 नैरेटिव पर जबरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं। पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि भारत का न्यू नॉर्मल यही है भाई, कि हमको पीओके चाहिए ही चाहिए। पीओके खाली करेगा पाकिस्तान और हम आतंकवादियों को मार के रहेंगे। इधर आतंकवाद पर भारत ने अपना न्यू नॉर्मल तय कर दिया, उधर कांग्रेस ने भी अपनी सियासत का न्यू नॉर्मल तय कर दिया कि चाहे देश का नुकसान ही हो जाए, पाकिस्तान का फायदा ही हो जाए, लेकिन नरेंद्र मोदी के फैसले को फेल बताने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। वही कांग्रेस का परम धर्म है। इसी वजह से पाकिस्तान में अब सिर्फ 2 ही चीजें चल रही हैं। एक भारतीय सेना का खौफ चल रहा है, दूसरा कांग्रेस नेताओं के बयान चल रहे हैं।
सेना का खौफ इसलिए क्योंकि आज सेना ने फिर यह कहकर पाकिस्तान की टेंशन बढ़ा दी है कि पाकिस्तान की सेना कहीं भी अपना हेडक्वार्टर शिफ्ट कर ले, पूरा पाकिस्तान भारतीय सेना की रेंज में, कहीं भी मार देंगे तुमको। अब भारतीय सेना के खौफ से जैसे ही पाकिस्तान का बीपी बढ़ने लगता है, वहां की सेना, वहां की मीडिया कांग्रेस नेताओं का बयान सुनकर अपना कलेजा ठंडा कर लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में कांग्रेस नेताओं का बयान चल रहे हैं और उन बयानों के आधार पर पाकिस्तान अपनी जनता को बता रहा है कि भारत का ऑपरेशन सिंदूर तो फेल हो गया। इतना ही नहीं, पाकिस्तान यह भी बता रहा है कि उसके यहां का विपक्ष भारत के विपक्ष से ज्यादा बेहतर है। यानी पाकिस्तान खुद को भारतीय सेना के हमले से तो बचा नहीं पाया, लेकिन अब नैरेटिव वॉर में राहुल गांधी और कांग्रेस नेताओं के बयानों को कवर फायर की तरह यूज कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर पर आज कांग्रेस ने राजनीति का कौन सा नया बखेड़ा शुरू कर दिया? बीजेपी कांग्रेस के बीच कौन सा पोस्टर वॉर हो गया है? पाकिस्तान में कांग्रेस नेताओं के चर्चे के कौन से वीडियो हैं? मुनीर ने ऐसा क्या कर दिया है कि पाकिस्तान की और बेइज्जती हो रही है? क्या पाकिस्तान में तख्ता पलट होने वाला है? पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है? आसिफ मुनीर और मसूद अजहर से लेकर हाफिज सईद तक कैसे खतरे में हैं? और पाकिस्तान से एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, सब दिखाऊंगा, लेकिन पहले एक झलक देखिए। आज हम सब जानते हैं हाफिज को राहुल क्यों पसंद है। तो मुझे नहीं मालूम कि मेरे लिए तो ये 0/0 है। Wherever it is, we are all, the whole of Pakistan is within range of. यानी भारत ने क्लियर कर दिया है कि पीओके चाहिए, हाफिज सईद चाहिए, मसूद अजहर चाहिए, सैफुल्लाह चाहिए, भारत ये लिए बिना नहीं मानेगा। लेकिन इसी बीच आप देखिए पाकिस्तान से कितनी बड़ी खबर आ रही है। हाफिज सईद का राइट हैंड जो आतंकी माना जाता है, उस पर बड़ा हमला हो गया है। लश्कर का आतंकी आमिर हमजा बुरी तरह घायल हो गया है। अज्ञात हमलावरों ने हाफिज सईद का राइट हैंड माने जाने वाले हमजा पर अटैक कर दिया है। आतंकी हाफिज सईद का राइट हैंड है आमिर हमजा, जिसको आप तस्वीर में देख रहे हैं, ये चश्मे वाला, बड़ी सफेद दाढ़ी वाला व्यक्ति, यही है आमिर हमजा। और इस पर अज्ञात हमलावरों ने अब से थोड़ी देर पहले हमला कर दिया है और हाफिज सईद का राइट हैंड इस वक्त घायल है। जरा उसके घायल होने की तस्वीरें दिखाइए दर्शकों को। अज्ञात हमलावरों ने एक दिन पहले ही पाकिस्तान में लश्कर के आतंकी सैफुल्लाह को बीच चौराहे पर ठोक दिया था। और ये तस्वीर आप देखिए, ये हमजा की तस्वीरें। हाफिज सईद का एक और खास आतंकी निपट गया है, कहा जा रहा है। अज्ञात हमलावरों ने घर में घुसकर आमिर हमजा को ठोक दिया है। उसके शरीर पे खून ही खून दिख रहा है। हमने उसको ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया है ताकि उस खून का इफेक्ट कम हो जाए, लेकिन वो समझिए कि निकल लिया है, वैसी वाली स्थिति में। आमिर हमजा लाहौर में छुपा बैठा था और लाहौर में अज्ञात हमलावर आए और उन्होंने आमिर हमजा का खेल खत्म कर दिया, कहा जा रहा है। आमिर हमजा लाहौर के अस्पताल में लहूलुहान पड़ा हुआ है इस वक्त। आतंकी आमिर हमजा को लश्कर में हाफिज सईद के बाद नंबर 2 माना जाता है। आप सोचिए, यानी हाफिज सईद के पास भी मौत पहुंच जाए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। हाफिज सईद का नंबर 2, उसका दाहिना हाथ काट दिया अज्ञात हमलावरों ने। एक तरह से यह खबर यह कह रही है, यह लश्कर का को फाउंडर है। हाफिज सईद और आमिर हमजा ने ही मुंबई अटैक की प्लानिंग की थी। यह भारत का भी मोस्ट वांटेड आतंकी है और अमेरिका का भी मोस्ट वांटेड आतंकी है आमिर हमजा। अज्ञात हमलावरों के अटैक के बाद आमिर हमजा लहूलुहान पड़ा, इस वीडियो में दिख रहा है। जरा इस वीडियो को एक बार गौर से देखिए। यह फुल फ्रेम वीडियो दिखाइए जरा दर्शकों को। इसमें आमिर हमजा दिख रहा है, अस्पताल में पड़ा हुआ है, खून से लथपथ है और वहां पर अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। यह उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। तो यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जो भारत ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, वो तो भारत एक्शन ले ही रहा है, लेकिन इस बीच अज्ञात हमलावर कहर बनकर टूट रहे हैं पाकिस्तान के आतंकियों पर। पहले सैफुल्लाह मारा गया और एक दिन के अंदर आप देखिए हाफिज सईद का राइट हैंड, बॉस हाफिज सईद का राइट हैंड, यह हमजा अस्पताल में मरने की कगार पर पड़ा हुआ है। अज्ञात हमलावर छुप के बैठा था, लाहौर में इसको ढूंढ के मार दिया उन लोगों ने। यह है पाकिस्तान में आतंकियों का जो जनाजा निकल रहा है एक के बाद एक, उसकी तस्वीरें, उसकी गवाही। एक तरफ असीम मुनीर के आतंकी एक के बाद एक मारे जा रहे हैं
और दूसरी तरफ असीम मुनीर, वो खुद को मेडल देने में जुटा हुआ है भाई। इस वक्त पाकिस्तान से ऐसी ब्रेकिंग न्यूज आ गई है जिसे सुनकर आप हंसते हंसते गिर सकते हैं, इसलिए कहीं बैठ जाइए। पहले बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान आर्मी चीफ असीम मुनीर पर बड़ा फैसला हुआ है। भारत से पिटे असीम मुनीर का प्रमोशन हो गया है। यह दुनिया में पहली बार होगा कि पूरा देश भारत ने फोड़ दिया, कहीं पर किसी देश ने आके आपके यहां मार दिया आपको, और वहां सेना प्रमुख का प्रमोशन हो रहा है। पिटा हुआ जनरल मुनीर अब फील्ड मार्शल बना दिया गया है। भारत से हार छुपाने के लिए पाकिस्तान का यह नया पैंतरा है। मुनीर को प्रमोशन देकर हार को छुपाने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान। इससे यह भी साबित हो रहा है कि मुनीर सोचिए कितना पावरफुल है। उसने जो ये पूरा तमाशा किया कि हम तो जीत गए, हम तो जीत गए, भारत हार गया, भारत हार गया, उसमें खुद को खुद ही मेडल पहना लिया भाई ने। और सवाल है किस बात का प्रमोशन असीम मुनीर को मिला? जिस आर्मी चीफ के रहते पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकाने भारत ने ध्वस्त कर दिए, उसको किस बात का मेडल मिल रहा है? 11 एयरबेस भारत ने फोड़ दिए, इसका प्रमोशन हो रहा है। एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो गया इनका। परमाणु ठिकानों के पास हमले कर दिए भारत ने। 5 से 7 एयरक्राफ्ट पाकिस्तान गंवाए बैठा है। 300 से ज्यादा ड्रोन हमले फेल हुए। कई आर्मी पोस्ट तबाह हुए। 50 से ज्यादा सैनिक मारे गए। सीज फायर के लिए पाकिस्तान को गिड़गिड़ाना पड़ा। दुनिया भर में छीछा लेदर हो रही है और इसका प्रमोशन हो रहा है। बहुत, ये तो वैसे हुआ कि जो एम्प्लॉय दिन भर काम नहीं करता था, जिसकी वजह से कंपनी के शेयर गिर गए, जिसकी वजह से कंपनी बर्बाद हो गई, जिसके वजह से राइवल जो है वो आसमान में चढ़ गया, उस एम्प्लॉय को आप सीईओ बना दे। वाह, बहुत बढ़िया काम किया बेटा। यह सिर्फ पाकिस्तान में हो सकता है। आर्मी चीफ पाकिस्तान को खुद को खुद ही प्रमोशन दे रहा है। इनसे बड़ा जोकर कौन होगा दुनिया में भाई? असीम मुनीर प्रमोट होकर पाकिस्तान का फील्ड मार्शल तो बन गया, लेकिन सोशल मीडिया पर असीम मुनीर का जमकर मजाक बन रहा है। लोग खिल्ली उड़ा रहे हैं। देखिए कैसी कैसी फोटो बना रहे हैं कि खुद को खुद मेडल पहना रहा है असीम मुनीर। तो ये तो वही है ना भाई, खुद को खुद मेडल देना है तो हार जाओ, कुछ भी हो जाए, हम तो मेडल ले रहे हैं। मेडल पर लिखा है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी पाकिस्तान में सेना ही सब कुछ है। अब ऐसे में मुनीर चाहे खुद को फील्ड मार्शल बना ले या फिर पाकिस्तान का राष्ट्रपति बना ले, प्रधानमंत्री क्यों ना बन जाए, लोग ये भी लिख रहे हैं कि असीम मुनीर इकलौता आर्मी चीफ होगा जिसने प्रमोशन पाने के लिए अपने ही 11 एयरबेस उड़वा लिए। ऐसी बेइज्जती हो रही है इसकी। लेकिन ना पाकिस्तान की इज्जत, ना उसके सेना अध्यक्ष की इज्जत, फील्ड मार्शल बना लिया खुद को। अरे भाई हटाओ शहबाज शरीफ को, तुम सीधे राष्ट्रपति बन जाओ। तख्ता पलट करने की भूमिका क्या बना रहे हो? याद कीजिए, असीम मुनीर पाकिस्तान का वो आर्मी चीफ है जिसके बारे में कहा गया था कि जब रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस पर भारत का अटैक हुआ तो यह बंकर में छुप गया था। रात को 2 बजे शहबाज शरीफ को फोन कर रहा था। असीम मुनीर के आर्मी चीफ रहते पाकिस्तान के उस नूर खान एयरबेस को भारत ने ठोक दिया, जिस नूर खान एयरबेस को पाकिस्तानी एयरफोर्स का होम बेस कहा जाता है। यह वो एयरबेस है जो पाकिस्तानी सेना के हेडक्वार्टर रावलपिंडी और राजधानी इस्लामाबाद के बीच में और पाकिस्तान का सबसे सुरक्षित सैन्य ठिकाना माना जाता है। यहीं से ही पाकिस्तान के फाइटर जेट अपना फ्यूल भरवाकर उड़ान भरते हैं। यहीं से पाकिस्तान के वीवीआईपी नेता विदेशी दौरे के लिए स्पेशल जेट से उड़ान भरते हैं। इसी एयरबेस को भारत ने जब चाहा तब अपनी मर्जी से फोड़ दिया और इसी के बाद पाकिस्तान सीज फायर के लिए दौड़ा आया था। असीम मुनीर को तो भारतीय वायुसेना ने सिर्फ ट्रेलर दिखाया था। भारत की वायुसेना तो आज भी दहाड़ रही है। एक बार जरा इस दहाड़ को सुनिए, फिर बताता हूं ये फील्ड मार्शल चीज क्या है जो असीम मुनीर बनाए, इससे इसका फायदा क्या हो सकता है। दरअसल असीम मुनीर की नौकरी खतरे में थी, इसलिए ऐसी झूठी कहानी बना ली कि नौकरी तो बची ही बची, प्रमोशन भी मिल गया। जिस फील्ड मार्शल की पोस्ट पर असीम मुनीर ने खुद का प्रमोशन करवा लिया, वो फील्ड मार्शल पाकिस्तान में होता क्या है वो भी आपको बताता हूं। फील्ड मार्शल पाकिस्तान में मिलिट्री की सर्वोच्च रैंक है। यह 5 स्टार रैंक होती है जो सेना में सर्वोच्च होती है। फील्ड मार्शल का पद असाधारण सेवा के लिए दिया जाता है। भाई असाधारण ही सेवा तो की है, 11 एयरबेस फोड़वा दिए, और किसने किया था ऐसा? फील्ड मार्शल के पद की कोई समय सीमा नहीं होती, यानी उसने अपनी जो नौकरी की समय सीमा थी वही खत्म कर दी कि मैं जब तक मन तब तक रहूंगा।
जिंदगी भर के लिए वो फील्ड मार्शल के पद पर रह सकता है। पाकिस्तान में इससे पहले फील्ड मार्शल सिर्फ एक जनरल रहा और उसका नाम था अयूब खान। उसने भी खुद को ही फील्ड मार्शल घोषित कर लिया था। इत्तेफाक यह है कि फील्ड मार्शल अयूब खान भी 1965 का युद्ध भारत से हारा था और असीम मुनीर भी भारत से जंग हारा है। यानी वहां हारने के बाद फील्ड मार्शल बना दिया जाता है। तो वहां जब सेना में कोई भर्ती होता है तो कहते हैं बेटा जितना हारोगे उतना प्रमोशन देंगे। तो पूछता है सर ये मेडल, वो मेडल तो हम लोग ऐसे ही रद्दी के मार्केट से ला के लगाते हैं, तुम भी अपनी मर्जी से लगा लेना। और सर फील्ड मार्शल, उसके लिए तुमको भारत से हारना पड़ेगा बुरी तरह से। जितना बुरी तरह से हारोगे उतना जल्दी फील्ड मार्शल बनोगे। ये पाकिस्तान में सिखाते हैं। जो काम अयूब खान ने किए थे वही काम अब असीम मुनीर कर रहा है। अयूब खान ने पाकिस्तान में आर्मी चीफ रहते 1958 में तख्ता पलट किया, खुद को राष्ट्रपति बना लिया, फिर 1 साल के अंदर ही खुद को फील्ड मार्शल बना दिया। फिर 1965 में जब अयूब खान भारत से युद्ध हारा तो 4 साल बाद 1969 में अयूब खान की विदाई हो गई। कहा जा रहा है कि इसी नक्शे कदम पर असीम मुनीर चल रहा है। असीम मुनीर ने बैकडोर से पाकिस्तान में अपनी चालों से इमरान खान को पीएम पद से हटवाया, जेल भिजवाया, पार्टी बंद करवा दी और फिर आर्मी चीफ रहते फर्जी चुनाव कराकर शहबाज शरीफ को डमी पीएम बनवा दिया। असीम मुनीर जिस रास्ते पर है उसमें अब शहबाज शरीफ की सरकार का तख्ता पलट होना तय दिख रहा है, क्योंकि भारत से पिटकर भी असीम मुनीर ने खुद को फील्ड मार्शल बनवाकर अपनी ताकत बढ़ा ली। इसी के साथ असीम मुनीर ने हाल में पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट से यह पावर भी ले ली कि किसी भी सिविलियन पर आर्मी कोर्ट केस चला सकती है। असीम मुनीर की इस तरह से ताकत बढ़ने का मतलब है कि शहबाज शरीफ की बची कुची ताकत भी खत्म हो गई। पाकिस्तान का यह ट्रैक रिकॉर्ड भी रहा है कि वहां कोई प्रधानमंत्री 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाता। शहबाज शरीफ को नए कार्यकाल में अभी सिर्फ 1 साल ही हुआ, यानी शहबाज शरीफ के तख्ता पलट का नंबर कभी भी आ सकता है। युद्ध हारने के बावजूद असीम मुनीर पाकिस्तान में अपनी जीत का डंका बजवा रहा है, प्रमोशन ले रहा है, खुद ही जीत के जश्न वाले इवेंट करवा रहा है, आतिशबाजी करवा रहा है। इस झूठी कहानी को गढ़ने में असीम मुनीर के काम हमारे यहां के कुछ नेता भी आ रहे हैं। असीम मुनीर और पाकिस्तान का मीडिया हमारे यहां के कुछ विपक्षी नेताओं के बयानों को अपनी जीत के सर्टिफिकेट के तौर पर दिखा रहा है। पाकिस्तान की मीडिया में कांग्रेसी नेताओं के बयानों के चर्चे चल रहे हैं। पाकिस्तान की मीडिया कांग्रेस नेताओं के बयान के आधार पर यह माहौल बना रही है कि भारतीय सेना का ऑपरेशन सिंदूर तो फेल हो गया। जरा सुनिए, फिर आपको दिखाता हूं कि आज कांग्रेस ने क्या नया काम किया है। हफ्ते में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत खौफनाक बात बोली कि उन्होंने भारत को व्यापार रोकने की धमकी देकर युद्ध रुकवाया। तो सिंदूर का सौदा होता रहा, प्रधानमंत्री चुप रहे। विदेश मंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा, एक शब्द नहीं निकल रहा, दोनों के मुंह से नहीं निकल रहा। आप सोचिए किसी देश में विपक्ष कैसा होना चाहिए, इसका ज्ञान पाकिस्तान हमको दे रहा है। पवन खेड़ा का नाम पवन खीर कह रहा है, नाम भी ढंग से इस्तेमाल नहीं कर रहा, लेकिन आपके बयान इस्तेमाल कर ले रहा है। और उनको तो खीर ही लगेगा भाई, उनके मुंह में तो स्वाद आ रहा है आपकी बातें सुनकर। कह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो फेल हो गया। ये कांग्रेस के नेता का बयान सुनाकर अपने यहां जो है वो माहौल बना रहा है। लेकिन कांग्रेस कोई लोड ले रही है, उसके नेता तो अभी भी ऐसे ही बयान दे रहे हैं जो पाकिस्तान की टूल किट के एजेंडे में फिट बैठते। आपको बताऊंगा कि राहुल गांधी के बाद अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कैसे पाकिस्तान में वायरल होने वाले हैं। लेकिन पहले देखिए कि बीजेपी और कांग्रेस में कैसे पोस्टर वॉर शुरू हो गया। विदेश मंत्री को गद्दार कहने पर बीजेपी ने भी जबरदस्त पलटवार किया। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक पोस्टर जारी किया जिसमें आधा चेहरा राहुल गांधी का है, आधा चेहरा पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर का है। यानी बीजेपी ये मैसेज देना चाह रही है इस पोस्टर से कि राहुल गांधी वही काम कर रहे हैं जो मुनीर चाहता है। ये बीजेपी के अमित मालवीय ने ट्वीट किया और यही उनका मैसेज है। एक और पोस्टर में अमित मालवीय ने राहुल गांधी को नए युग का मीर जाफर कहा।
इस पोस्टर में राहुल गांधी के उस बयान पर तंज किया गया जिसमें वो ये पूछ रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने कितने एयरक्राफ्ट गंवाए। मीर जाफर का नाम इतिहास में गद्दार के तौर पर लिया जाता है। हालांकि इस पोस्टर पर विवाद हो गया है। कांग्रेस की तरफ से लीगल एक्शन लेने की बात कही गई है। इस पोस्टर के साथ अमित मालवीय ने कहा कि हैरानी की बात नहीं कि राहुल गांधी पाकिस्तान और उसके हितैषियों की भाषा बोल रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री को ऑपरेशन सिंदूर के लिए बधाई तक नहीं दी। ऑपरेशन स्पष्ट रूप से भारत की ताकत को दर्शाता है। इसके बजाय वे बार बार पूछते हैं कि हमने कितने जेट खो दिए, एक सवाल जो पहले ही डीजीएमओ ब्रीफिंग में भी उठाया जा चुका है। मजे की बात यह है कि उन्होंने एक बार भी यह नहीं पूछा कि संघर्ष के दौरान पाकिस्तान के कितने जेट हमने मार गिराए या भारतीय सेना की तरफ से पाकिस्तानी एयरबेस पर बमबारी के दौरान कितने विमान अपने हैंगर में खड़े रहते नष्ट हो गए। राहुल गांधी के लिए आगे क्या है? निशाने पाकिस्तान। बार बार यह सवाल पूछना कि भारत ने कितने एयरक्राफ्ट गंवा दिए, यह सवाल साफ साफ पाकिस्तान के एजेंडे के हिसाब से वहां पर उनको सूट कर रहा है। नेता विपक्ष होने के नाते तो राहुल गांधी को दुनिया को यह बताना चाहिए कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान की कैसे धुलाई की, लेकिन यहां तो अलग ही काम चल रहा है। इस पर बीजेपी राहुल गांधी को घेर रही है, कह रही है कि राहुल गांधी तो हाफिज सईद के भी फेवरेट है। सुनिए राहुल गांधी को लेकर बीजेपी नेता संबित पात्रा क्या कह रहे हैं। आपका एक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आज तमाम पाकिस्तान में हिट हो रहा है। यू आर द हीरो ऑफ पाकिस्तान राहुल गांधी। आप और आपके नेता आज पाकिस्तान के हीरो हैं। हर न्यूज चैनल में आप चल रहे हैं। आप पाकिस्तान को ऑक्सीजन देने का काम करते हैं और शायद इसीलिए इसमें कोई संदेह नहीं है कि हाफिज सईद जो कुख्यात आतंकवादी है, उसने एक बार एक इंटरव्यू में कहा था कि कांग्रेस एक अच्छी पार्टी है, हाफिज को राहुल पसंद है। और आज हम सब जानते हैं हाफिज को राहुल क्यों पसंद है। एक तरफ कांग्रेस अमित मालवीय के पोस्टर पर ऐतराज जता रही है, दूसरी तरफ खुद बीजेपी के साथ पोस्टर वॉर के रेस में लगी है। पीएम मोदी को घेरने के लिए कांग्रेस ने एक नया पोस्टर जारी किया जिसमें इंदिरा गांधी और पीएम मोदी की एआई जनरेटेड तस्वीरों का इस्तेमाल करते हुए लिखा कि अरे नरेंद्र झुकना नहीं था। इस पोस्ट में पीएम मोदी की तुलना इंदिरा गांधी से करते हुए यह आरोप लगाया गया कि पीएम मोदी ने अमेरिका के दबाव में अचानक युद्ध रोक दिया, सीज फायर कर लिया। यह वही कांग्रेस पार्टी है जो कहती है कि हमको स्पेशल सेशन बुलाओ पार्लियामेंट का, हमको देश की एकता दिखानी है। ये एकता है आपकी, ये एकता है आपकी। हमारे सैनिकों ने जो शौर्य दिखाया उसकी दुनिया में चर्चा हो रही है और इनके हिसाब से देश झुक गया, नरेंद्र मोदी झुक गए। प्रधानमंत्री को आप कह रहे हैं झुक गया, तो इसका मतलब देश ही झुक गया ना कह रहे हैं। हमारे सैनिकों ने कुछ नहीं किया क्या? इसी तरह बिहार कांग्रेस ने भी पीएम मोदी पर पोस्टर वॉर किया। बिहार कांग्रेस की तरफ से जारी पोस्टर में पीएम मोदी के साथ नवाज शरीफ की तस्वीर को मिक्स करके दिखा दिया गया और पूछा गया कि एक बिरयानी देश पर भारी। जो बात आसानी से सबको समझ आ रही है वो बात कांग्रेस समझने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसे लगता है कि नरेंद्र मोदी का नाम हो रहा है ऑपरेशन सिंदूर के बाद। उनके उठाए सवाल, उनके बयान नैरेटिव की लड़ाई में पाकिस्तान को एज दे रहे हैं। यह कांग्रेस जो है वो मानने को तैयार नहीं। शायद मोदी विरोध के आगे कांग्रेस को कुछ भी दिखना बंद हो चुका है। सरकार पर सवाल और सेना पर सवाल उठाने का अंतर भी समझ नहीं आ रहा। कल राहुल गांधी ने सवाल उठाए थे, आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पाकिस्तान को जीत का लगभग सर्टिफिकेट ही बांट दिए एक तरीके का। मल्लिकार्जुन खड़गे ने डंके की चोट पर कह दिया कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई देश भारत के साथ नहीं आया। ठीक वही शब्द जो पाकिस्तान सुनना चाहता है, जबकि सच यह है कि पूरी दुनिया आतंकवाद के मुद्दे पर भारत के साथ खड़ी थी। भारत ने ना किसी से मदद मांगी, ना किसी की मंजूरी ली, बस दुनिया को बताया कि हम ये कर रहे हैं। यह तो पाकिस्तान था जो दुनिया के अलग अलग देशों को अप्रोच कर रहा था कि भारत से बचा लो। और भारत जब पाकिस्तान को खुला ठोक रहा था, किसी देश ने नहीं कहा कि भारत ऐसा क्यों कर रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने दूसरा आरोप लगा दिया कि आईएमएफ में भी पाकिस्तान को लोन दे दिया और भारत के सपोर्ट में कोई नहीं आया, जबकि सच यह है कि भारत के दबाव बनाने के बीच यह खबर आई है कि आईएमएफ ने नए लोन के लिए पाकिस्तान पर 11 नई शर्तें लगा दी हैं। पाकिस्तान को चेतावनी भी दी है कि भारत के साथ तनाव की वजह से उसकी अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने तीसरा आरोप लगाया कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने दखल देकर देश का अपमान किया, जबकि सच यह है कि विदेश सचिव साफ कह चुके हैं कि मध्यस्थता में अमेरिका की कोई भूमिका नहीं थी। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे को आज डोनाल्ड ट्रंप पे विश्वास है, जो खुद ही अपने बयान से बार बार पलट रहे, कह रहे हैं कि कभी कहते हैं कि नहीं मैंने नहीं कराया, कभी कहते हैं मैंने कराया। अरे भाई, तो अपने विदेश मंत्रालय पे भरोसा कर लो ना। कुछ नहीं तो मल्लिकार्जुन खड़गे और पूरी कांग्रेस को अपने ही वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद को सुन लेना चाहिए, जो साफ साफ कह रहे हैं कि ना किसी का दखल था, ना कोई मध्यस्थता। किसी किस्म का हस्तक्षेप कहीं नहीं था, कहीं मध्यस्थता नहीं थी। लेकिन जब विश्व में ऐसी चीज होती है तो अलग अलग लोग
प्रयास करते हैं कि कुछ संदेश दें, कुछ कहें, कुछ पहुंचाएं, लेकिन जो कुछ भी हुआ है वो दोनों देशों के बीच में ही हुआ है। जब हमने जब जो एस्केलेट हुआ था मामला तो हमारे बीच का था, जब खत्म हुआ, समाप्त हुआ तो हमारे बीच का समाप्त हुआ। पाकिस्तान डीजीएमओ की ओर से पहल हुई, उन्होंने ये कहा कि इसको हम समाप्त करें। हमने कहा कि आप समाप्त करने से तैयार हैं तो कर दीजिए, 5 बजे समाप्त हो जाएगा। लेकिन सर आपकी पार्टी का विरोधाभासी स्टैंड है, क्योंकि बार बार आप चाहते हैं कि मैं जाऊं कि ना जाऊं डेलीगेशन के साथ? सर रफाल को लेकर राहुल गांधी जो सवाल पूछे वो पूछा आप लोग ने अंदर। जो देश में राजनीति है, जो देश में हमारा अधिकार है, दायित्व है, वो अलग है। देश के बारे में बाहर जाकर जो बोलना है वो अलग है। कल कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद क्लियर कह रहे हैं कि कोई दखल नहीं था किसी देश का बीच में, भारत ने अपनी शर्तों पर सीज फायर किया है। लेकिन राहुल गांधी, पवन खेड़ा, ये लोग क्या कर रहे हैं बॉस? अरे पॉलिटिक्स के लिए देश में मुद्दे कम पड़ गए हैं क्या, जो ऑपरेशन सिंदूर पे टारगेट किया जा रहा है? कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद उस दल का हिस्सा बन गए हैं जो दूसरे देशों में जाकर पाकिस्तान को एक्सपोज करेगा और आतंकवाद के खिलाफ भारत के न्यू नॉर्मल को दुनिया के सामने रखेगा। जब सलमान खुर्शीद से राफेल पर सवाल किया गया तो वो उसे टाल गए, क्योंकि शायद वो भी समझ गए कि ऐसे सवाल उठाना पाकिस्तान को फुल टॉस गेंद देने जैसा है। सोचिए आप, सलमान खुर्शीद डेलीगेशन में गए तो दुनिया में ये बताएंगे कि इसमें किसी पक्ष की कोई मध्यस्थता नहीं थी, और यहां देश में कांग्रेस आरोप लगाएगी कि अमेरिका ने दखल देकर रुकवा दिया, मोदी तो कमजोर है, इंदिरा गांधी में दम था। ये क्या पॉलिटिक्स है बॉस? आप देखिए, कल तक भारत में कोई भी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर सवाल नहीं उठा रहा, लेकिन जैसे ही राहुल गांधी ने ऑपरेशन सिंदूर पर बोलना शुरू किया, सारा रायता फैल गया। अब कांग्रेस की देखा देखी जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती भी ऑपरेशन सिंदूर पर को फेल बताने में जुड़ गई। सुनिए महबूबा मुफ्ती को। वॉर इज सोल्यूशन टू नथिंग। अभी इट इज 0/0, 0/0, बल्कि दोनों तरफ से काफी सिविलियन कैजुअलिटीज होगी। दैट इज द इंटरेस्ट दैट वी हैव टू गिव ऑन दिस वॉर। वो सूद हमारे लिए है जो हमने पहलगाम में 28 लोग खोए। पूरे ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो चीजें हुई है, क्या हमारे देश को फायदा हुआ, इंडिया को इससे क्या? वो तो मुझे मालूम नहीं क्या फायदा हो गया, पर नुकसान मैं कह सकती हूँ कि हमारे घर उजड़ गए, हमारे मकान बर्बाद हो गए, हमारे बच्चे इसमें शहीद हो गए। हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने बताया कि मैंने पाकिस्तान को पहले ही वार्न किया था। तो इसका मतलब है जब आप वार्न करते हैं उनको, तो इसका मतलब है जो आप कहते हैं कि हमने टेररिस्ट कैंप्स पे अटैक किया, तो वो भी उनको भी मिल गया होगा मौका वहां से भागने का। तो मुझे नहीं मालूम, कि मेरे लिए तो ये 0/0 है। राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस पार्टी से लेकर महबूबा मुफ्ती तक सबके लिए ऑपरेशन सिंदूर 0 हो गया। बहुत बढ़िया, 0 ही कीजिए। सोशल मीडिया पे एक बड़ा अच्छा क्लिप भी चल रहा था, मैंने देखा कि एक बीच में वो आता है, इंडेक्स आया था, हैप्पीनेस इंडेक्स, जिसमें पाकिस्तान हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत से ऊपर था। तो बड़ा सवाल उठा था कि पाकिस्तान वहां भिखारी की तरह लोग घूम रहे हैं, आटा जो है वो भीख मांग रहे हैं, मार मच जा रही है, लोन लेके घर चला रहा है, पाकिस्तान हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत से कैसे ऊपर हो सकता है? तो किसी ने बड़ा अच्छा वीडियो बनाया कि आज देखिए ना भाई, भारत ऑपरेशन सिंदूर में ये लड़ाई जीत कर, आतंकियों को मारकर पाकिस्तान को फोड़ दिया, उसके बावजूद यहां कुछ लोग खुश नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है उनके अंदर, और पाकिस्तान हार गया, लुट गया, पिट गया, बर्बाद हो गया, दुनिया में छींचा लेदर हो रही है, बेइज्जती हो रही है, लेकिन नाच रहा है, खुश है, हम तो जीत गए, हम तो जीत गए। तो किसी ने मजाक में कहा कि इसीलिए हैप्पीनेस इंडेक्स में हमसे ऊपर था, हमारे यहां कुछ लोग खुशी नहीं हो सकते, उनकी चक्कर में हम इंडेक्स में नीचे चले। यह मजाक बन रहा है सोशल मीडिया पर। खैर, राहुल गांधी या महबूबा मुफ्ती के बोलने से सच नहीं बदल जाएगा। सच यही है कि पीएम मोदी ने पाकिस्तान का फुल एंड फाइनल हिसाब करने की तैयारी शुरू कर दी है। पाकिस्तान में ना मुनीर बचेगा, ना हाफिज सईद बचेगा, ना ही मसूद अजहर। ये तीनों पीएम मोदी के रडार पर है और भारतीय सेना के रडार पर। बीच में यह खबरें आई थी कि भारत के हमले से बचने के लिए पाकिस्तानी सेना अपने हेडक्वार्टर को रावलपिंडी से इस्लामाबाद शिफ्ट करने वाली है। ऐसी खबर आई थी कि पाकिस्तानी सेना का यह हेडक्वार्टर पहाड़ियों के बीच में सिक्योर जगह पर होगा, जिससे मुनीर को भारत के हमले से बचाया जा सके। लेकिन आज भारतीय सेना ने खुलकर असीम मुनीर और उसके आतंकियों को बता दिया कि उसे बचना है तो पाकिस्तान छोड़कर भागना होगा, क्योंकि पूरा पाकिस्तान भारतीय सेना की रेंज में। सुनिए सेना को। I just like to say that India has an adequate arsenal of weapons to take on Pakistan right across its depth. So from its broadest to its narrowest, wherever it is,
we are all, the whole of Pakistan is within range of. So we are absolutely capable from our borders or even in depth, where we can take on the entire Pakistan, and the GHQ can move from Rawalpindi to KPK or wherever they want to move, but they're all within range. Okay. So they'll have to really find a deep hole. Yeah. भारतीय सेना कह रही है कि मुनीर कहीं भी छुप जाए, हम कहीं भी मार सकते हैं। हाँ, बिल खोद के अंदर घुस जाओ चूहे की तरह तो ज्यादा बेटर है, वहां से भी हालांकि निकाल ही लेंगे। भारत की सेना क्लियर कट कह रही है कि पाकिस्तान में हर दुश्मन भारत की रेंज में है। इधर सेना पाकिस्तान को अपनी ताकत दिखा रही है, उधर पीएम मोदी भी कूटनीतिक स्तर पर अपना अगला काम निपटा रहे हैं। पीएम मोदी ने जो मल्टी पार्टी सांसदों की टीम बनाई है, वो दुनिया को यह बता देगी कि भारत पाकिस्तान से पीओके भी लेगा और हाफिज सईद, मसूद अजहर जैसे आतंकी भी लेगा। इजरायल में भारत के राजदूत जेपी सिंह को सुनिए, जिन्होंने इंटरनेशनल मीडिया से बात करते हुए पाकिस्तान को साफ कह दिया कि जैसे अमेरिका ने तहव्वुर राणा को सौंपा था, वैसे ही पाकिस्तान हाफिज सईद, मसूद अजहर, लखवी जैसे आतंकियों को सौंप दे तो बच जाएगा। भारत खुल के कह रहा है, भाई दुनिया को बता रहा है कि हाफिज सईद दे दो, छोड़ देंगे पाकिस्तान को, लखवी दे दो, मसूद अजहर दे दो, छोड़ देंगे, बात करेंगे तुमसे, इनको हम निपटा देंगे। और ये जेपी सिंह वही थे जिन पर अभी आपको याद होगा फिल्म आई थी डिप्लोमेट, वो जॉन अब्राहम वाली, जॉन अब्राहम ने जिनका किरदार निभाया था, ये जेपी सिंह वही थे। और वो कह रहे हैं इजराइल में बैठकर कि भाई दे दो, हम छोड़ देंगे इन लोगों को, मतलब इनको दे दो, हम पाकिस्तान को बात करेंगे, फिर आगे देखेंगे। पाकिस्तान को भारत का क्लियर मैसेज जा रहा है, लेकिन कमाल की बात यह है कि मैसेज कांग्रेस को जा नहीं रहा या वो समझने को तैयार है। आप देखिए, विदेश मंत्री एस जयशंकर के लंबे चौड़े बयान के एक छोटे से हिस्से पर कांग्रेस ने खूब हंगामा मचाया, लेकिन विदेश मंत्री ने जो पूरा बयान दिया था उसे नजरअंदाज कर दिया। जयशंकर ने इसी बयान में कहा था कि पाकिस्तान को पीओके खाली करना होगा और पाकिस्तान से बात होगी तो सिर्फ पीओके और आतंकवाद पर होगी। कांग्रेस को इस बयान से मजा नहीं आ रहा है, उसको इससे मतलब नहीं है। सुनिए जयशंकर का वो बयान। Only thing which remains to be discussed on Kashmir is the vacation of illegally occupied Indian territory in Pakistan occupied Kashmir. We are open to discussing that with Pakistan. I think the Prime Minister made it very clear that the only talks with Pakistan will be on terror. That Pakistan has a list of terrorists who need to be handed over. They have to shut down the terrorist infrastructure. जयशंकर ने तो पीओके वापस लेने की भी बात कही, हाफिज सईद, मसूद अजहर जैसे आतंकी भी पाकिस्तान से मांगे। इस पर राहुल गांधी और कांग्रेस बात नहीं करते, वो सिर्फ इस बात में लगे कि भारत ने कितने विमान गंवाए। ये वही नैरेटिव है जो पाकिस्तान को अच्छा लगता है और कांग्रेस इसी पर टिकी हुई है। लेकिन कांग्रेस को जो अच्छा लगता है वो देश को अच्छा नहीं लगता। ये कांग्रेस की घटती हुई सीटें भी कांग्रेस को समझा नहीं पा रही। खैर क्या कीजिए। पाठशाला में हम अगला चैप्टर आपके लिए लेकर आए हैं, सीक्रेट डायरी, व्हाट्सएप चैट और छुपी स्टोरेज। ज्योति के जासूसी कांड पर क्या बड़ा खुलासा हो गया। ज्योति मल्होत्रा, गजाला और पाकिस्तानी एजेंट दानिश, भारत में जासूसी कांड की इनसाइड स्टोरी क्या निकली। ज्योति मल्होत्रा के वो वीडियो जो बता रहे हैं कि भारत में कहां-कहां अटैक की तैयारी में था क्या पाकिस्तान। अब इसका चैप्टर शुरू कर रहा हूं। बॉर्डर पर तो भारतीय सेना पाकिस्तान से निपट लेगी, लेकिन घर के अंदर बैठे गद्दारों का सफाया सबसे जरूरी है और यह वो काम है जिसमें नरेंद्र मोदी अब पूरी तन्मयता से जुट गए। पाकिस्तान का नैरेटिव चलाने वाले, पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले, भारत की सीक्रेट इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को देने वालों पर भी मोदी सरकार का हंटर चल रहा है। पाकिस्तान ने जासूसों का जो नेटवर्क तैयार किया था उसको अब तोड़ा जा रहा है और नए खुलासे हो रहे हैं जिसके बारे में सुनकर आप हैरान रह जाएंगे कि ये लोग कितने शातिराना अंदाज में पाकिस्तान के लिए काम कर रहे थे। लगातार नए लोगों के नाम और चेहरे सामने आ रहे हैं जो सीक्रेट एजेंट की तरह पाकिस्तान की साजिशों का हिस्सा बन रहे थे। ज्योति मल्होत्रा तो एक चेहरा है। ज्योति की तरह कई लोग अभी तक पकड़े गए हैं जिन पर पाकिस्तान के लिए जासूसी का आरोप है। ज्योति से लेकर गजाला तक, नोमान से लेकर शहजाद तक, यामीन से लेकर अरमान तक और कितने पाकिस्तानी जासूस हैं, आज इसके बारे में बात करूंगा। आप सोचिए, ये वो लोग हैं जो हमारे आसपास ही रहते हैं, जिन पर पाकिस्तान के लिए जासूसी के गंभीर आरोप हैं, और ये किस तरह से नैरेटिव बना रहे थे, क्या कर रहे थे, आज आपको सब बताऊंगा।
जासूसों की फौज खड़ी है भारत के अंदर जो पाकिस्तान के नमक का हक अदा कर रहे थे, यह आरोप लग रहा है। इन सभी पर बेहद गंभीर आरोप लगे हैं, जासूसी करने के, देश के साथ गद्दारी करने के, और जांच की रफ्तार बढ़ने के साथ चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। ये सभी लोग पैसों और लग्जरी लाइफस्टाइल के लालच में पाकिस्तान के हाथ का खिलौना बन गए। ज्योति से गजाला तक पाकिस्तानी जासूसों के बारे में आपको फुल डिटेल बताऊंगा, इनकी लग्जरी लाइफ की तस्वीरें दिखाऊंगा तो आप हैरान रह जाएंगे। ज्योति के व्हाट्सएप चैट में क्या निकला है, उसकी सीक्रेट डायरी में क्या निकला है, आज आपको यह भी बताऊंगा। लेकिन पहले जो खबरें आ रही हैं उसका एक ट्रेलर देखिए। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में जितने भी लोग पकड़े गए उसमें सबसे बड़ा नाम ज्योति मल्होत्रा का निकल कर आ रहा है। ज्योति मल्होत्रा पर अब शिकंजा कसता जा रहा है। पूछताछ में ज्योति के राज धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। ज्योति मल्होत्रा को शुरू से ही लग्जरी लाइफ जीने का शौक था और इसकी झलक ज्योति के वीडियोस में दिखती थी। वो एक्सोटिक लोकेशन पर जाती, शानदार कपड़े पहनती, 5 स्टार होटल और रिजॉर्ट में रुकती, खूब एक्सपोज करती। ज्योति अपने वीडियो में खुद बताती थी कि उसे किस तरह की जिंदगी चाहिए। कई देशों में घूम चुकी ज्योति अब इस सवाल का जवाब नहीं दे पा रही कि उसके पास इतना पैसा कहां से आ रहा था, क्योंकि उसके YouTube वीडियोस के व्यूज, ज्यादातर जो वीडियोस हैं 1000, 1500, 2000, 2500 व्यूज हैं। इतना कहां से पैसा आ रहा था भाई इस तरह की जिंदगी जीने का? एक सामान्य घर से आने वाली लड़की अचानक से हाई प्रोफाइल जिंदगी जीने वाली कैसे बन गई? ज्योति अपने वीडियो और ब्लॉग की आड़ में पाकिस्तान को क्या क्या जानकारी देती थी, इसकी जांच चल रही है। ज्योति के वीडियो देखने पर ऐसा लगता है जैसे वो कोड वर्ड में किसी को मैसेज दे रही हो। आप देखिए हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों पर सैर के दौरान ज्योति ने क्या क्या बताया था। ज्योति मल्होत्रा कई देशों में जा चुकी है और इसी बात से ज्योति जांच एजेंसियों के रडार पर आई, जो ये देखकर हैरान रह गए कि एक आम लड़की अचानक से अमीरों वाली जिंदगी कैसे जीने लगी। ज्योति मल्होत्रा के चैनल और सोशल मीडिया हैंडल देखेंगे तो उसके सारे वीडियो लग्जरी लाइफस्टाइल दिखा रहे हैं। इस वीडियो में देखिए ज्योति कैसे मस्ती कर रही है। ऐसा लग रहा है जैसे ज्योति के पैसे रुपए की कोई टेंशन ही नहीं है उसको। वो बिंदास वीडियो बना रही है, शानदार खाना खा रही है, 5 स्टार होटल्स में रुक रही है, वहां एंजॉय कर रही है। इतना पैसा कहां से आ रहा था, यह सवाल पूछा जा रहा है। सुनिए एक बार ज्योति का एक और वीडियो। अब सवाल यह है कि जितनी जगह भी ज्योति के वीडियो हैं वो सारे लग्जरी रिजॉर्ट, 5 स्टार होटल जैसे दिख रहे हैं। जिसका YouTube चैनल घिसट घिसट के चल रहा था, उसके पास इतना पैसा कहां से आ रहा था? ज्योति मल्होत्रा अब तक कई देशों में घूम चुकी, पाकिस्तान तो वो कई बार जा चुकी। आपको बताता हूं कि ज्योति किस किस देश में गई। भाई वो पाकिस्तान गई, कई बार गई, जहां का वीजा मिलना मुश्किल होता वहां वो कई बार जा रही थी। चाइना चली गई, पाकिस्तान से लौटी तुरंत चाइना। थाईलैंड चली गई, दुबई चली गई, इंडोनेशिया चली गई, भूटान चली गई, बांग्लादेश और नेपाल भी चली गई। सवाल यह है कि ये हर जगह वो गई फ्लाइट से। वो फ्लाइट के पैसे कौन देता था? 5 स्टार में रुकने के पैसे कौन देता था? इतना खर्चा उठा कौन रहा था? ज्योति मल्होत्रा जिस देश में जाती वहां के बेस्ट लोकेशन पर रुकती। महंगा खाना और महंगा होटल ज्योति की चेकलिस्ट में होता और विदेश में वो सफर के लिए भी 5 स्टार बसेस को चुनती। इंडोनेशिया में ज्योति कैसे छुट्टियां मना रही थी, जरा उसकी एक झलक देखिए, आपको भी डाउट बढ़ जाएगा कि ये सारा पैसा कहां से आ रहा था। ज्योति मल्होत्रा की लग्जरियस लाइफस्टाइल की और तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। उससे पहले आपको बताता हूं कि ज्योति मल्होत्रा की डायरी जो मिली है उसमें कौन सा राज खुला है। ज्योति मल्होत्रा से NIA के साथ साथ पुलिस भी लगातार पूछताछ कर रही है। ज्योति मल्होत्रा के जासूसी कांड का एक और सबूत सामने आया है। यह सबूत एक डायरी है जो पाकिस्तान टूर से लौटने के बाद खुद ज्योति मल्होत्रा ने लिखी थी। इसमें उसने पाकिस्तान में अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताया था। डायरी में ज्योति ने लिखा था कि पाकिस्तान में 10 दिन का यह सफर तय करके आज आ गई हूं वापस अपने घर। ज्योति ने लिखा कि पाकिस्तान की आवाम से काफी मोहब्बत मिली, हमारे सब्सक्राइबर फ्रेंड्स भी हमसे मिलने आए। ज्योति ने लिखा कि लाहौर घूमने के लिए मिला 2 दिन का वक्त काफी नहीं था। पाकिस्तान की बस और ट्रक के बारे में जितना कहो उतना कम, क्रेजी एंड कलरफुल। यानी वो पाकिस्तान की तारीफ करते हुए न वीडियो में थकती थी न डायरी में। ज्योति मल्होत्रा के पाकिस्तानी हैंडलर्स के बारे में भी अब खुलासा हो रहा है। ज्योति अक्सर ISI एजेंट अली हसन के साथ कोड वर्ड में चैट करती थी, कहा जा रहा है। दोनों के बीच जिस चैट का पता चला है जांच एजेंसियों को, उस चैट में क्या था जो सूत्र बता रहे वो भी आपको बताता हूं। चैट में अली हसन ने ज्योति से पूछा कि जब आप अटारी गई तो वहां प्रोटोकॉल किस किस को मिल रहा था। ज्योति ने रिप्लाई में लिखा कि किसको मिला, मुझे तो नहीं मिला। अली हसन ने लिखा कि इट मीन कोई अंडर कवर पर्सन हो, जैसे पता चल जाता है देखकर। ज्योति ने जवाब दिया, नहीं इतने पागल थोड़ी ना थे।
यह चैट साल 2024 का बताया जा रहा है, जिससे पता चलता है कि ज्योति को वाघा अटारी बॉर्डर और करतारपुर साहिब में भारत की तरफ से वीआईपी मूवमेंट और अंडर कवर एजेंट की जानकारी जुटाने के काम में लगाया गया था। जांच एजेंसी को यह भी पता चला है कि आईएसआई का अधिकारी अली हसन ही वो व्यक्ति है जिसने ज्योति के पाकिस्तान जाने पर उसके बेरोक-टोक घूमने और 5 स्टार होटल में ठहरने का इंतजाम किया था। अपनी पहली पाकिस्तान यात्रा के दौरान ज्योति लाहौर के जिस 5 स्टार होटल में रुकी थी, उसका वीडियो भी उसने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया था। आप ये वही वीडियो देख रहे हैं। इसी होटल में आईएसआई एजेंट अली हसन ने ज्योति से मुलाकात की, 2 और आईएसआई एजेंट से मिलवाया उसको। इसी से सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या ज्योति आईएसआई के किसी बड़े रैकेट का हिस्सा बन चुकी थी। आईएसआई एजेंट अली हसन के साथ ज्योति की चैट से जांच एजेंसियों को बड़ा सुराग मिला है। आईएसआई एजेंट किस तरह अंडर कवर एजेंट की बात कर रहा था, उससे जांच एजेंसियों को लग रहा है कि ज्योति के जरिए आईएसआई की कोशिश रॉ एजेंट की लोकेशन पता करने की थी। लोकेशन पता चलते ही रॉ एजेंट को गिरफ्तार कर लिया जाता। आप सोचिए कि ज्योति के जरिए आईएसआई कितनी खतरनाक साजिश कर रही थी, जो आरोप लग रहा है, और इसमें ज्योति देश के दुश्मनों की मदद कर रही थी, यह आरोप है। अली हसन के साथ चैट के आधार पर एनआईए ज्योति से आगे की जानकारी निकालने की कोशिश कर रही है। ज्योति मल्होत्रा के जितने वीडियोस उसके चैनल पर हैं, वो ज्योति के खिलाफ किसी सबूत से कम नहीं। ज्योति के वीडियो में जांच एजेंसियों ने एक खास पैटर्न भी पकड़ा। ज्योति के पाकिस्तानी वीडियोस की जांच करने पर पता चला है कि उसके वीडियो धार्मिक होने का दावा करते थे, लेकिन वीडियो में धार्मिक स्थल के बारे में कम जानकारी होती, लेकिन भारत पाकिस्तान बॉर्डर के बारे में ज्यादा जानकारी होती। बॉर्डर पर सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट को पर ज्यादा फोकस होता। ऐसा ही पैटर्न पाकिस्तान टूर के दौरान अफगानिस्तान बॉर्डर से जुड़े व्लॉग में भी दिखा था। एक तरफ ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान जाती थी और किसी भी तरह के शक से बचने के लिए धार्मिक वीडियो बनाती थी, कहा जा रहा है। दूसरी तरफ अपनी लग्जरी लाइफ से कोई समझौता नहीं करती थी। ज्योति जानबूझकर इस तरह के वीडियो अपलोड करती जिससे कोई उस पर शक न करे। आप देखिए, धार्मिक यात्राओं के वीडियो अपलोड करने के साथ साथ ज्योति अपनी मौज मस्ती और ट्रैवल वीडियोस भी डालती। ज्योति ये मैसेज देना चाहती थी कि वो तो फन लविंग लड़की है, कहीं भी चली जाती है, जिससे उसकी सच्चाई दुनिया के सामने ना आ पाए, ये कहा जा रहा है। जरा एक और वीडियो देखिए उसका, फिर आपको बताता हूं कि वो पाकिस्तान में और क्या ऐसा कर रही थी जो बड़े सवाल खड़ा करता है। यानी ज्योति जिंदगी के मजे भी ले रही थी, लेकिन वो पैसा कहां से आ रहा था इस मजे के लिए, अब इसकी जांच की जा रही। ज्योति को पाकिस्तान और आईएसआई का एसेट बनाने के पीछे दानिश नाम के पाकिस्तानी डिप्लोमेट की प्लानिंग थी, जो आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिख रहा है। दानिश ने ही ज्योति को पाकिस्तानी इंटेलिजेंस अधिकारियों यानी पीआईओ से मिलवाया था। दानिश ने ही ज्योति को पाकिस्तान का वीजा दिलवाया था। पाकिस्तान में ज्योति को जितना वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा था, उसका पूरा अरेंजमेंट आईएसआई ने संभाला हुआ था। इसी से जुड़ा एक और बड़ा खुलासा हुआ है। साल 2024 में दानिश ने ज्योति को दोबारा से पाकिस्तान आने के लिए कहा। ज्योति को बैसाखी फेस्टिवल के दौरान दूसरी बार पाकिस्तान का वीजा दिलवाया। यह फेस्टिवल 10 दिन बाद खत्म हो गया, लेकिन दानिश ने आईएसआई एजेंट अली हसन से कहकर उसका वीजा एक्सटेंड करवा दिया। इसके बाद ज्योति 20 दिन से ज्यादा पाकिस्तान में रुकी। अपने इसी दूसरे दौरे के वक्त ज्योति की मुलाकात पाकिस्तान के 3 और जासूसों से हुई, यह भी कहा जा रहा है। 2 बार पाकिस्तान जाने और इनमें से भी एक बार ओवरस्टे करने के 1 महीने के बाद ही ज्योति को चीन का वीजा मिल गया और वो चीन के टूर पर चली गई। तभी से ज्योति जांच एजेंसियों के रडार पर आ गई थी। जांच एजेंसियां इस बात की भी जांच कर रही हैं कि क्या ज्योति के चीन जाने के पीछे भी कोई एजेंडा था। ज्योति मल्होत्रा पहलगाम हमले से पहले पाकिस्तान के अलावा चीन भी गई थी। ज्योति मल्होत्रा चीन में महंगे होटल में रही, चीन की बुलेट ट्रेन में सफर किया और चीन की जमकर तारीफ की। क्या पाकिस्तान और आईएसआई ने ही ज्योति को चीन भेजा था? और क्या ज्योति के जरिए पाकिस्तान ने कोई जानकारी चीन तक पहुंचाई थी और इसके बदले ज्योति को पैसे दिए गए थे? आप देखिए कि कैसे चीन में ज्योति ने जमकर शॉपिंग की थी और जमकर घूम रही थी। फिर इसके बांग्लादेश कनेक्शन के बारे में बताता हूं। अब जांच एजेंसियां ज्योति की हर इंटरनेशनल यात्रा की जांच कर रही हैं। पाकिस्तान, चीन के अलावा ज्योति की बांग्लादेश यात्रा भी जांच के घेरे में, क्योंकि जांच एजेंसियों को ज्योति के बांग्लादेश कनेक्शन का भी एक सबूत हाथ लगा है। यह सबूत है बांग्लादेश हाई कमीशन में ज्योति का वीजा एप्लीकेशन फॉर्म। हालांकि इस फॉर्म में तारीख नहीं है कि कब वो बांग्लादेश हाई कमीशन में वीजा के लिए आवेदन कर रही थी, लेकिन जांच एजेंसियों को शक है कि ज्योति ने हाल में ही बांग्लादेश का वीजा फॉर्म भरा था और इस बात की संभावना जताई जा रही है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद ही इसे भरा गया। एनआईए और पुलिस ने ज्योति के घर से उसके लैपटॉप और 3 मोबाइल फोन जब्त किए। इनकी फॉरेंसिक जांच में जो जानकारियां निकलकर सामने आई हैं वो हैरान कर देने वाली हैं। सूत्रों के मुताबिक ज्योति की कॉल डिटेल में एक अंतर्राष्ट्रीय नंबर और दिल्ली में पाकिस्तान एम्बेसी के कई नंबरों से लगातार बातचीत का रिकॉर्ड मिला है। ज्योति के लैपटॉप और मोबाइल से डिलीट किए गए वीडियोस को क्लाउड स्टोरेज से रिकवर किया गया है,
जिसमें बीएसएफ की मूवमेंट का वीडियो भी है, कहा जा रहा है। रडार लोकेशन और हाई सिक्योरिटी जोन इलाकों के वीडियो हैं, यह दावा है। पाकिस्तान हाई कमीशन के कर्मचारी दानिश और पाकिस्तान के कई फेक प्रोफाइल के साथ ग्रुप चैट्स और ग्रुप मेंबरशिप का डेटा मिला है। ज्योति के जीमेल अकाउंट में पाकिस्तानी आईपी एड्रेस से कई बार लॉगिन हुआ है। वीडियोस के मेटा डेटा रिकॉर्ड के मुताबिक ज्योति ने पाकिस्तान यात्राओं के दौरान कई ऐसी जगहों पर विजिट किया था जहां पर पाकिस्तान के आम लोग नहीं जा सकते। सूत्रों का कहना है कि ज्योति ने पूछताछ में खुद कबूल भी किया है कि उसके संपर्क में 6 पाकिस्तानी खुफिया अधिकारी थे। इन्हीं अफसरों ने उसे भारत में रणनीतिक जगहों की फोटोज, वीडियो और डेटा इकट्ठा करने की जिम्मेदारी दी। ज्योति के अलावा अब जासूसी कांड में एक और लड़की का नाम आ रहा है। यह है गजाला खातून, जिसे पुलिस ने पंजाब के मलेरकोटला से गिरफ्तार किया। खास बात यह है कि ज्योति की ही तरह गजाला भी दानिश के ही संपर्क में थी। दानिश पाकिस्तानी एम्बेसी में वीजा डेस्क पर काम करता था और भारतीयों को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के लिए तैयार करता था। 6 मई को पंजाब पुलिस ने गजाला को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया। पंजाब के मलेरकोटला में गजाला की ससुराल है और मायका पाकिस्तान में। ज्योति की तरह दानिश ने गजाला को पाकिस्तानी वीजा दिलवाया और उसे भारतीय सेना की गतिविधियों की जानकारी देने के लिए तैयार किया। सूत्रों के मुताबिक गजाला ने जांच एजेंसियों को पूछताछ में बताया कि दानिश उसे दिल्ली में पाकिस्तानी एम्बेसी में मिला जब वो पाकिस्तानी वीजा का एप्लीकेशन देने गई। दानिश ने उससे कहा था कि तुम लाहौर चली जाओ, वहां हम शादी कर लेंगे। दानिश ने उससे कहा था कि लाहौर में उसके रिश्तेदार का कपड़े का कारोबार है, तुम्हें उसी में सेट करवा दूंगा। दानिश ने गजाला को यूपीआई के जरिए 20,000 रुपए भी भेजे थे। गजाला ने बताया कि दानिश ने उससे पूछा था कि पंजाब में आर्मी से जुड़ी क्या जानकारियां तुम्हारे पास है। दानिश ने कहा था कि भारतीय सेना से जुड़ी जानकारी अरेंज करके दो। भारत में पाकिस्तान के जासूसी नेटवर्क की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, रोज चौंकाने वाले खुलासे होते जा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद 2 हफ्ते के दौरान पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से 12 लोग पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में पकड़े गए। इनमें से 6 पंजाब से, 5 हरियाणा से, 1 उत्तर प्रदेश से पकड़ा गया। गिरफ्तार जासूसों की लिस्ट में तमाम तरह के लोग हैं। यूट्यूबर हैं, स्टूडेंट हैं, बिजनेसमैन हैं, गार्ड हैं, जो पाकिस्तान के इशारे पर यह सूचना पहुंचाते थे, आरोप लग रहा है। अब इन सभी पर पुलिस का शिकंजा कस गया है। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में नोमान इलाही को हरियाणा के पानीपत में पकड़ा गया। पूछताछ के दौरान नोमान इलाही ने बड़ा राज उगला और बताया कि उसने कई सेंसिटिव वीडियो बनाकर पाकिस्तान में बैठे आईएसआई के हैंडलर इकबाल काना को भेजे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक नोमान ने कबूला कि उसे इसके बदले पहले मोटा पेमेंट मिल चुका है, लेकिन इस बार पेमेंट देने के बदले उससे कश्मीर में सेना के कैंट की तस्वीरें भेजने की डिमांड की गई। नोमान के मोबाइल फोन से जो व्हाट्सएप चैट बरामद हुई है, उसमें पाकिस्तानी हैंडलर इकबाल काना से नोमान की बातचीत है। सूत्रों के मुताबिक यह चैट ऑपरेशन सिंदूर के दौरान की है। आप भी दोनों की बातचीत को देखिए। पाकिस्तान का जासूस नोमान इलाही आईएसआई हैंडलर इकबाल काना को लिखता है कि साहब प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरी क्या गलती है, आप बैठे हो मेरे लिए। जिस पर इकबाल काना जवाब देता है, तू मेरा काम करेगा, अब कब करेगा तू काम, आर्मी के 2 प्रिंट दे दे। इस पर नोमान इलाही लिखता है 2 दिन बस जनाब। इस पर इकबाल काना लिखता है कि कश्मीर जाओ और कैंट की फोटो लेकर आओ। जिस पर नोमान इलाही ने जी जनाब लिखा और इकबाल काना ने जवाब में गुड लिखा। आरोप है कि पाक जासूस नोमान ने इस वॉइस चैट को डिलीट कर दिया था, जिसे रिकवर कर लिया गया है, जो पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का एक बड़ा सबूत है। नोमान तो पैसों के लालच में पाकिस्तान का मोहरा बन गया था। सवाल यह कि क्या ज्योति मल्होत्रा के केस में भी इसी तरह का लालच दिया गया था क्या? पुलिस और खुफिया एजेंसियां इसकी पड़ताल के लिए ज्योति के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से लेकर उसके ईमेल और सोशल मीडिया चैट्स भी खंगाल रही है। और जिस तरह से ज्योति जो है वो नैरेटिव बनाने के भी काम आ रही थी। मैंने आपको दिखाया था कि कैसे वो पहलगाम हमले के बाद जो है वो ये बना रही थी कि भाई लोग जिम्मेदार हैं, लोगों ने क्यों नहीं ध्यान दिया, वहां पर अटैक हो सकता है। इसी तरह से ज्योति का एक और वीडियो है जिसमें वो पाकिस्तान में एक रैंडम किसी हिंदू से बात कर रही है, जो कह रहा है कि नहीं पाकिस्तान में तो हिंदू बहुत सेफ है, वहां बहुत अच्छे से हैं, हम लोग तो मंदिर वंदिर जाते हैं। इस तरह का वो काम कर रही थी, नैरेटिव बुनने का भी। पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी घट के 2% से कम हो गई, इन लोगों को पता नहीं है। हिंदू लड़कियां उठा ली जाती हैं, दुनिया से छिपा है क्या? लेकिन ज्योति ऐसे ऐसे वीडियोस बना रही थी जिसमें वहां पाकिस्तान में हिंदू सेफ हैं, वो ये दिखाने का प्रयास कर रही थी। और इसीलिए ये जो जासूसी कांड है ये बहुत खतरनाक है। लेकिन ज्योति जैसे ही लोग सारे नहीं है देश में। पूरा देश इस वक्त सेना के साथ खड़ा है। ये कुछ चुनिंदा लोग हैं जो पाकिस्तान के हाथ बिकने के आरोप से घिरे हुए हैं। लेकिन मैं आपको दिखाता हूं वैसे लोग जो ऐसे वक्त में देश के बहुत काम आए। पाठशाला में अगली क्लास, नैरेटिव वॉर में मोदी का सबसे घातक हथियार असदुद्दीन ओवैसी, पाकिस्तान में कैसे धूम धड़ाका कर दिया उन्होंने।
ओवैसी के वो धमाके जिन्होंने शहबाज से लेकर बिलावल तक को हिलाकर रख दिया, अब इसके बारे में दिखाता हूं। नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के खिलाफ ऐसा जबरदस्त मोर्चा खोला हुआ है कि बॉर्डर से लेकर घर के अंदर तक और विदेश में कैसे कैसे क्या करना है, यह सब सेट है। पूरी रणनीति के साथ आगे बढ़त। विदेश में अब नरेंद्र मोदी अपनी टीम भेज रहे हैं और पाकिस्तान के नैरेटिव को फेल कर देने का पूरा सिस्टम तैयार हो चुका है। लेकिन मोदी का सबसे घातक हथियार असदुद्दीन ओवैसी भी साबित हुए इस पूरे दौरान। ओवैसी के बयानों ने पहले ही धूम मचा रखी है। ओवैसी ने अपने बयानों से ऐसे ऐसे धमाके किए जिन्होंने शहबाज से लेकर बिलावल भुट्टो को हिलाकर रख दिया। ओवैसी के धूम धड़ाके की एक झलक देखिए, फिर आगे की बात करता हूं। छोड़िए ना, बचपने की बातें नहीं करना। पाकिस्तान में तुम एक मलेरिया की दवा नहीं बना सकते, तुम एक मोटरसाइकिल का टायर तैयार नहीं कर सकते। भारत बहुत आगे है, भारत से पंगा मत लो। इनको आईने में अपनी सूरत देखना चाहिए। तुम कौन सा मिसाइल टेस्ट करते टेस्ट कर लो, याद रखो, मगर भारत तुम्हारे से ताकतवर है और हमेशा रहेगा इंशाअल्लाह। असदुद्दीन ओवैसी ने जिस तरह से पिछले दिनों पाकिस्तान की बखिया उधेड़ी और पाकिस्तान का नैरेटिव धुआं धुआं कर दिया, उससे नरेंद्र मोदी की उस टीम का हिस्सा ओवैसी बन गए जो टीम विदेश में भारत की आवाज बनने जा रही है। पाकिस्तान भी देखा देखी अपने यहां से डेलीगेशन भेज रहा है, लेकिन इसमें बिलावल भुट्टो का भी नाम है। अब लोग कह रहे हैं कि ओवैसी और बिलावल की टक्कर होगी और इस टक्कर में ओवैसी बिलावल की बखिया उधेड़ देंगे। ओवैसी पर मोदी के फैसले ने तो मानो पाकिस्तानियों के जख्मों पर नमक छिड़क दिया। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की ट्रोल आर्मी ओवैसी के पीछे पड़ गई हाथ धोकर, जिस पर ओवैसी ने अपने अंदाज में पलटवार किया और कहा कि वो पाकिस्तान के दूल्हा-भाई हो गए। यानी ओवैसी ने खुद को पाकिस्तानियों का जीजा बता दिया। ओवैसी को सुनिए एक बार। बिल्कुल हम पाकिस्तान के दूल्हे भाई हो गए आजकल। हम ही दूल्हे भाई है पाकिस्तान के, कोई नहीं रहा वहाँ पे, हम ही रह गए। इतना बेबाक, इतना हैंडसम को दिख ही नहीं रहा पाकिस्तान वालों, खाली मैं ही दिख रहा हूँ भारत से। देखते रहो प्यारे मेरे को, सब सुनते रहो, ज्ञान बढ़ेगा। तुम्हारे दिमागों में जो भूसा भरा हुआ है साफ होगा, तुम्हारा इग्नोरेंस खत्म होगा। ओवैसी आजकल अलग मूड में, पूरे पाकिस्तान का जीजा घोषित कर दिया है खुद। कह रहे हैं तुम्हारा दिमाग का भूसा साफ होगा, सुना करो मुझे। पहलगाम हमले के बाद जब मोदी सरकार ने पाकिस्तान पर वाटर स्ट्राइक की और सिंधु जल समझौते को सस्पेंड किया, तो बिलावल भुट्टो ने सिंधु नदी में हिंदुस्तानियों का खून बहाने की गीदड़ बप्पी दी। बिलावल की यह धमकी ओवैसी को बर्दाश्त नहीं हुई। ओवैसी ने बिलावल को उनके नाना जुल्फिकार अली भुट्टो और मां बेनज़ीर भुट्टो की याद दिलाई थी और औकात बताई थी। जरा दोनों को सुनिए। ये ना, बचपने की बातें नहीं करना। उनके नाना से क्या हुआ था उनको नहीं मालूम, उनकी वालदा से क्या हुआ था उनको नहीं मालूम। उनकी वालदा को दहशतगर्द मार दिया, तो कम से कम उन्हें तो ये बात नहीं करना। तो भारत की सेना, भारत के कई नेता, कांग्रेस और राहुल गांधी को छोड़ दीजिए, तो सब पाकिस्तान को मिलकर निपटा रहे हैं।